हमारी आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। हर रोज नए लोगों को मिलना, घूमना फिरना, यही उसकी जिंदगी था। उसके परिवार और दोस्तों की माने तो वो कहते हैं कि ही वॉज ए फ्रेंडली गाय और हर किसी को बहुत जल्दी दोस्त बना लेता था। उसके अंकल एलेक्स की माने तो वो एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में हर किसी के लिए जगह थी। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो सबसे खतरनाक क्रिमिनल घटनाओं में मानी जाती है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है। मैच्योर ऑडियंस भी जिनका दिल कमजोर है वो ये स्टोरी ना सुने। इससे पहले कि हम इस स्टोरी की तरफ बढ़े, अगर आपको भी ऐसी डार्क, मिस्टीरियस और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड स्टोरी सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हम हर वीक पोस्ट करते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। अक्टूबर 1985 कनाडा के विक्टोरिया में जन्मा और विनीपेग में पला बड़ा टिम मैकलेन अपनी जॉब से घर वापस आ रहा था। वो एक कार्निवल कंपनी में काम करता था, तो काम के सिलसिले में ही वो 22 साल नौजवान अपने घर से दूर था। वो कनाडा के अल्बर्टा से एक ग्रेहाउंड बस नंबर 1170 में चढ़ता है। ग्रेहाउंड कनाडा बेस्ड बसेस की एक कंपनी है। बस में चढ़ने के बाद वो बस की आखिरी सीटों की तरफ जाके सेकंड लास्ट सीट के ऊपर बैठ जाता है। 22 घंटे का सफर था। नाइट शिफ्ट करके आया होने के कारण थका हुआ था। गाने सुनता हुआ हेडफोन लगा के बस की विंडो के साथ सर लगा के सो जाता है। शाम के करीब 6:55 पे बस अपने एक स्टॉप एरिक्सन मैनिटोबा में रुकती है। वहां पे काले चश्मे लगाए एक चाइनीज मूल का 40 साल व्यक्ति बस में चढ़ता है और बस अपने आगे के सफर के लिए चल देती है। रात के करीब 8 बजे बस एक रेस्ट स्टॉप पे रुकती है। वो चाइनीज मूल का आदमी जिसका नाम विंस ली था वो बस से सिगरेट पीने के लिए उतरता है। करीब 10-15 मिनट बाद बस वहां से चल देती है और वो वापस बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़ने के बाद वो अपनी फ्रंट सीट छोड़ के बस के पीछे की तरफ चल देता है जिस डायरेक्शन में टिम बैठा था। अब तक टिम भी जग चुका था। वो बस की लास्ट सीट तक जाते जाते आसपास बैठी सवारियों को अजीब तरह से घूरता हुआ सेकंड लास्ट सीट पर जहाँ पे टिम बैठा था वहां पहुंचता है। टिम भी जग चुका था, तो वो भी उसे सर से जेस्चर करता है कि जगह है, अब बैठ जाओ, और वो वहां पे बैठ जाता है। यहाँ तक बस के बाकी पैसेंजर्स और टिम को उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल लगता है। टिम वैसे ही अपने हेडफोन लगा के बस की विंडो के साथ सर लगा के फिर से सो जाता है। जैसे ही बस थोड़ी सी आगे चलती है, कुछ पैसेंजर्स जो जाग रहे थे वो नोटिस करते हैं कि विंस के बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ गया है। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, खुद से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ चैंट करने लगता है। इससे पहले कि बाकी पैसेंजर्स कुछ समझ पाते, वो अपने बैग पैक से एक बड़ा चाकू निकालता है और टिम जो कि सो रहा था उसकी गर्दन के ऊपर जोर से चाकू से वार कर देता है। टिम एकदम से चिल्लाता हुआ उठता है और खुद को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उसके साथ थोड़ा लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगातार उसके ऊपर वार करता रहता है। बस की बाकी सवारियां ये देख के और टिम के चिल्लाने की आवाज सुन के वो एकदम से उठते हैं और बस की आगे की तरफ भागते हैं और बस का ड्राइवर एकदम से बस को ब्रेक लगाता है। उनमें से 3 पैसेंजर्स टिम को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंस के सर पे मानो भूत सवार था। वो उनकी तरफ चाकू लेके बढ़ता है और डरते हुए वो भी भाग के बस से नीचे उतर जाते हैं। उन लोगों की माने तो अब तक टिम अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन विंस उसे वैसे ही घसीटता हुआ बस की 4th रो तक ले आता है और उसके ऊपर वैसे ही वार करता रहता है। बस जहाँ पे रुकती है वो ट्रांस कनाडा हाईवे था, कनाडा में अलग अलग प्रोविंसेस को जोड़ने वाला मेन हाईवे। ट्रांस हाईवे होने के कारण व्हीकल्स बहुत कम होते हैं, तो वहां पे कोई आ जा नहीं रहा था। रात का समय था और लोग बस से उतर के बस ये मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। थोड़े ही समय बाद लोगों को विंस अचानक से दिखना बंद हो जाता है। वो लोग बस के बाहर खड़े थे और बस के अंदर वो टिम की लाइफलेस बॉडी के ऊपर लगातार वार कर रहा था और 2-3 मिनट बाद अचानक से विंस उठता है और उसके एक हाथ में खून से भरा हुआ चाकू और दूसरे हाथ में टिम का कटा हुआ सर, और वो बाहर खड़े पैसेंजर्स को विंडोज में से ऐसे दिखा रहा था जैसे कोई अवार्ड जीता हो। और ये सब देखने के बाद बहुत सारे पैसेंजर्स बेहोश होके गिर गए। कुछ लोग वॉमिट कर रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे। उन लोगों के लिए लाइफ का ये सबसे खतरनाक ट्रॉमा था। वो लोग बस से थोड़ा दूर हट के खड़े हो गए और उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही थी कि विंस शायद अभी बस से बाहर आए और उन लोगों के ऊपर अटैक कर दे।
लेकिन विंस उस बस में ही रहा, टिम की लाइफलेस बॉडी के ऊपर लगातार वार करता रहा। देखिए, जो अब तक टिम के साथ हो चुका था वो इंसानियत तो नहीं थी, लेकिन जो आगे हुआ वो हैवानियत से भी ऊपर था। वो सभी लोग वहां पे खड़े हैं और इमरजेंसी सर्विसेज का कॉल कर चुके थे और आने का वेट कर रहे थे। टिम की लाइफलेस बॉडी बस के अंदर पड़ी थी विंस के पास, और विंस उसके ऊपर अटैक कर रहा था बार बार लाइफलेस बॉडी के ऊपर ही। इतने में उस हाईवे के ऊपर एक ट्रक रुकता है। आके ट्रक ड्राइवर देखता है सभी को बाहर खड़े, और वो ट्रक रोकता है। ट्रक्स में नॉर्मली टूल्स वगैरह होते हैं, तो वो ट्रक ड्राइवर उन सभी को, पैसेंजर्स को टूल निकालता है ट्रक से और उन सभी को दे देता है कि इन केस अगर वो बाहर आके उन लोगों के ऊपर अटैक करे तो उन लोगों के पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो हो। उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और एक पैसेंजर, वो 3 लोग हिम्मत करते हैं कि हम लोग बस में जाते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। टिम तो अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन उन लोगों को ये था कि वो आदमी बाहर आके किसी और के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो उस ट्रक ड्राइवर ने हिम्मत करते हुए और बस ड्राइवर ने, जो बस 1170 बस को चला रहा था, और एक पैसेंजर, उन 3 लोगों ने बस के अंदर जाके विंस को रोकने की या कंट्रोल करने की सोची। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर चढ़ने लगे तो विंस चाकू लेके फिर से उनकी तरफ भागा और उसने तकरीबन उनके ऊपर वार कर ही दिया था। जैसे ही उसने उनके ऊपर वार किया, बस के ड्राइवर ने इमरजेंसी लॉक बटन दबा के बस से नीचे छलांग लगा दी और वो चाकू ऐसे मारने लगा। वो बस के विंडो में ही फंस गया और वो फिर भी उन लोगों को ऐसे चिढ़ा रहा था कि मैं तुम लोगों को मारूंगा। ये सब कुछ देख के लोग और ज्यादा घबरा चुके थे। जब इमरजेंसी सर्विस, पुलिस, एम्बुलेंस सब कुछ वहां पे पहुंचा, लेकिन पुलिस के वहां आते आते उस 1-8 घंटे में जो हुआ वो हैवानियत से भी ऊपर था। विंस टिम की लाइफलेस बॉडी के बाकी पार्ट्स को इधर उधर फैला रहा था बस में। कुछ लोगों का माने तो उसने उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को खाया उस बस के अंदर, और ये सब कुछ वो लोग बाहर खड़े होके विटनेस कर रहे हैं। ये चीज विटनेस करने वालों का मेंटल कंडीशन आप लोग समझ ही सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी और कितना डर होगा वहां पे। पुलिस आने के बाद पुलिस बस को घेर लेती है। 2 घंटे तक बाहर मशक्कत करती रही, उसके साथ बार्गेनिंग करने की कोशिशें की गई, नेगोशिएशन की गई, उसको मनाने की कोशिश की गई, लेकिन विंस किसी भी तरह बाहर नहीं आ रहा था। वो अंदर वैसे ही टिम की बॉडी के साथ सारी बस में उसने बॉडी के पार्ट फैला दिए थे, इवन कि उसकी तड़ियां निकाल के वो बस में फैला चुका था आसपास। जो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उस सीन के ऊपर पहुंचे थे, उनका कहना था कि वी आर पुलिस ऑफिसर बट दिस इज ए ट्रॉमा फॉर अस, हमारे लिए भी और लाइफ लॉन्ग का ट्रॉमा है ये। इसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद विंस ने बस की एक विंडो को तोड़ के बाहर आने की कोशिश की। जैसे ही वो बाहर आया तो केनन यूनिट के एक डॉग ने उसके ऊपर अटैक किया और उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद पुलिस ने टीजर गन के साथ उसके ऊपर फायर किया और उसे करंट लगा और वहीं पे गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। बहुत सारे सवालों के जवाब रह जाते अगर पुलिस उसे पहले ही मार देती। क्या विंस टिम को पहले से जानता था? उसने ये बर्बरता क्यों की? कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? किसी को मारने के बाद उसकी लाइफलेस बॉडी के साथ ये सब कुछ करना, तो ये सरासर हैवानियत थी। लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया? क्या उसकी टीम के साथ कोई दुश्मनी थी? सबसे बड़ा सवाल ये था कि विंस कौन था? विंस बस में कैसे पहुंचा? विंस 2001 में कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके कनाडा आया था। कनाडा आने के बाद वो एक चर्च में काम करता था और साथ में छोटी मोटी जॉब्स करके अपना और अपने वाइफ का गुजारा चला रहा था। चर्च के पादरी की माने तो उसके साथ कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक बार 2004 में लॉ इन्फोर्समेंट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स के कारण उसे मेडिकली कोई प्रॉब्लम होने के कारण हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था। 2005 में उसकी वाइफ उससे अलग हो चुकी थी, जिसका कारण नहीं पता किसी को। 2006 में वो वॉलमार्ट में जॉब कर रहा था और उसके साथ साथ वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। जिस दिन वो बस 1170 में चढ़ता है उससे 1 महीना पहले उसकी जॉब चली गई थी। 28 तारीख को एक जॉब इंटरव्यू के लिए वो विनीपेग गया था। 29 तारीख को वो विनीपेग से वापस जा रहा था, लेकिन अचानक से वो एरिक्सन मैनिटोबा में बस से उतर जाता है। चश्मदीदों की माने तो 29 तारीख को सारी रात को वो उस बस स्टॉप के बाहर बैठ के सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था। 30 तारीख को सुबह वो अपना लैपटॉप $60 में किसी टीनेजर को भेज देता है और शाम को 6:55 पे ये बस नंबर 1170 में चढ़ता है। ऐसे वो बस में पहुंचा था और ये था विंस ली। इतनी मशक्कत के बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। पैसेंजर्स जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा सहा था, जो उनकी जिंदगी के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ देगा वो जो कभी नहीं भूल पाएंगे, उन लोगों को अगले दिन
कपड़े चेंज करवा के घर भेज दिया जाता है, क्योंकि उनके कपड़े भी एविडेंस थे। टिम मैकलेन, जिसकी माँ अपने पति से अलग रहती थी, उसके पति द्वारा उसे ये खबर दी जाती है कि ये सब कुछ उसके बेटे के साथ हो चुका है। वो रेडियो पे पहले ये सब कुछ सुन चुकी थी कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये उसके बेटे के साथ ही हुआ है। इसके बाद आती है सजा मिलने की बात। विंस के ट्रायल शुरू हुए, लेकिन कोर्ट ने किसी भी बस के पैसेंजर को और टिम के फैमिली मेंबर को कोर्ट में नहीं बुलाया। इसके पीछे उनकी दलील थी कि वो परिवार और वो लोग पहले ही बहुत बड़ा ट्रॉमा झेल चुके हैं, तो कोर्ट उन सभी को वहां पे बुला के वो सब कुछ याद करा के फिर से ट्रॉमा नहीं देना चाहती। विंस ने कोर्ट में अपने बयान में कहा कि टिम एक एलियन था, टिम को मारने के लिए उसे भगवान ने कहा था, टिम को मारना जरूरी था। विंस के वकीलों ने कहा कि विंस को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है जो कि अनट्रीटेड रही, जिसके बारे में पता नहीं चला और जिसके कारण उसने ये सब कुछ किया। स्किज़ोफ्रेनिया दिमाग की एक बीमारी है जिसमें इंसान अजीब अजीब हरकतें और खुद के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता और कुछ भी कर जाता है, जिसके कारण ही उसने ये हरकत की। कोर्ट ने ट्रायल में किसी को भी नहीं बुलाया और कोर्ट ने कहा कि विंस को सजा नहीं, इलाज की जरूरत है और विंस को सेलक्रिक मेडिकल हेल्थ सेंटर में भेज दिया गया। 2008 की ये घटना है और 2011-12 में उसे थोड़े थोड़े समय के लिए बाहर छोड़ा जाने लगा। 2017 आते आते उसको बिल्कुल क्लीन चिट देके, नाम चेंज करने की इजाजत देके आम लोगों में छोड़ दिया गया। उसने अपना नाम विंस ली से बदल के विल बेकर रखा और उसे रिलीज कर दिया गया। इसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। विंस ने रिलीज होने से पहले जो बयान दिया वो भी चौंकाने वाला ही था। मैं एक शैतान गॉड का शैतान बेटा था, मुझसे ये सब कुछ गॉड ने करवाया। उसने मुझे किलर चुना और टिम को एज ए विक्टिम। सब कुछ भगवान ही कराता है और ये भी मुझसे उसी ने करवाया। ये उसके आखिरी बयान थे उस मेडिकल हेल्थ सेंटर से रिलीज होने से पहले। बहुत सारे लोगों का कहना था कि विंस को सजा मिलनी चाहिए थी। टिम की मां कैरोल का कहना था कि मैं चाहती हूं विंस जैसे लोगों को एक लॉक्ड फैसिलिटी में रखा जाए, जिसमें यह यकीनी बनाया जाए कि वो लोग अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें स्नेह के साथ, प्यार के साथ ट्रीट किया जाए, जिससे कि बाकी की पब्लिक भी सेफ रहे। बस यही बोल के मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं या मैंने अब तक कुछ भी किया है, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। इसके आगे वो कहती हैं ली को एक ना ठीक होने वाली बीमारी है जिसने उससे ये बेहद बुरा और घटिया काम करवाया। ली जैसे लोगों को लॉक्ड फैसिलिटी में ही रखा जाए, जहाँ पे ये यकीनी बनाया जाए कि उन लोगों को समय से उनकी मेडिसिन, दवाई वगैरह दी जा रही है। उनका कहना था कि ये मैटर नहीं करता कि आप मेंटली इल हो या नहीं, अगर आप किसी को मारते हो तो अपने आज़ाद रहने का हक खो चुके हो। क्योंकि कोर्ट ने विंस को आज़ाद करके विल बेकर बना के आम लोगों में छोड़ दिया था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि विंस को सजा मिलनी चाहिए थी, उसको बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे लोगों के साथ प्यार और कंपैशन के साथ ही पेश आना चाहिए और कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। मेंटल इलनेस एक बहुत बुरी बीमारी, बहुत सारे समय पर जो अनट्रीटेड ही जाती है और जिसके बारे में लोगों को नॉलेज भी नहीं है। ऐसा क्राइम करने के बाद, चाहे वो मेंटली इल है या वो स्टेबल है या ठीक है, ऐसा क्राइम करने के बाद क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार है? होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम ऐसी ही रियल लाइफ इंसिडेंट स्टोरी लेके आपको अगले वीक फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। Reading a book, all of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat, repeatedly. I told everybody to get off the bus. Everybody started to get off the bus.